ऐतिहासिक व्यक्तित्व। जयदेव। महाकवि जयदेव जन्म 1200 ईस्वी के आसपास संस्कृत के महाकवि हैं, जिन्होंने गीत गोविंद और रतिमंजरी रचित किए थे। महाकवि जयदेव राजा लक्ष्मण सेन शासक के दरबारी कवि थे। महाकवि जयदेव एक वैष्णव भक्त और संत के रूप में सम्मानित थे। प्रमुख तथ्य। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव जी का जन्म 500 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ था। जयदेव उत्कल राज्य यानी ओडिशा के गजपति राजाओं के समकालीन थे। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामादेवी था। ये भोजदेव कान्यकुब्ज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में भरद्वाज गोत्रज श्री हर्ष के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे थे। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। उनकी कृति गीत गोविंद को श्रीमद् भागवत के बाद राधा कृष्ण की लीला की अनुपम साहित्य अभिव्यक्ति माना गया है। संस्कृत कवियों की परंपरा में भी वो अंतिम कवि थे जिन्होंने गीत गोविंद के रूप में संस्कृत भाषा के मधुरतम गीतों की रचना की। जयदेव का विवाह पद्मावती नामक कन्या से हुआ था। कुछ समय बाद जयदेव ने मथुरा वृंदावन की यात्रा की। कृष्ण की रासलीला के इस क्षेत्र को देखकर वे भाव विभोर हो उठे। लौटने पर उन्होंने पुरी में अपने अमर ग्रंथ गीत गोविंद की रचना की। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी काव्य के मनोहारी छंदों में वर्णित है। इसमें केवल 3 चरित्रों का चित्रण है, राधा, कृष्ण और राधा की एक सखी, जो इन दोनों के पास एक दूसरे का संदेश पहुंचाती है। कवि ने जिस प्रेम का वर्णन किया है वो सांसारिक नहीं, अलौकिक है। इसलिए मंदिरों में बड़ी श्रद्धा से उन गीतों का गायन करते हैं। जयदेव के गीत गोविंद से अनेक कवि, संत और चित्रकार प्रभावित हुए हैं। इस पर आधारित चित्र जम्मू और कांगड़ा में बसोहली शैली के चित्र कहलाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गीत गोविंद का हिंदी पद्यानुवाद किया था। देवपाल। देवपाल धर्मपाल का पुत्र एवं पाल वंश का उत्तराधिकारी था। इसे 810 ईस्वी के लगभग पाल वंश की गद्दी पर बैठाया गया था। देवपाल ने लगभग 810 से 850 ईस्वी तक सफलतापूर्वक राज्य किया। उसने प्राग्ञ ज्योतिषपुर अर्थात असम, उड़ीसा एवं नेपाल के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। पृष्ठ संख्या 71। प्रमुख तथ्य। देवपाल की प्रमुख विजयों में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर प्राप्त विजय सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली बताया है। देवपाल ने मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। बादल स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख इस बात का दावा करता है कि उत्कलों की प्रजाति का सफाया कर दिया, हूणों का घमंड खंडित किया और द्रविड़ तथा गुर्जर शासकों के मिथ्याभिमान को ध्वस्त कर दिया। प्रशासनिक कार्यों में देवपाल को अपने योग्य मंत्री दर्भपणि तथा केदार मिश्र से सहायता प्राप्त हुई तथा उसके सैनिक अभियानों में उसके चचेरे भाई जयपाल ने उसकी सहायता की थी। देवपाल भी बौद्ध था, उसे भी परम सौगात कहा गया है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक वालपुदेव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। उसने नगरहार अर्थात जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य नियुक्त किया। हमीर देव। हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। उन्होंने रणथंबोर पर 1282 से 1301 तक राज्य किया। वे रणथंबोर के सबसे महान शासकों में सम्मिलित हैं। हमीर देव का कालजयी शासन चौहान काल का अमर वीर गाथा इतिहास माना जाता है। प्रमुख तथ्य।
हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद इनका ही नाम भारतीय इतिहास में अपने हट के कारण अत्यंत महत्व रखता है। राजस्थान के रणथंभौर साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतिभा संपन्न शासक हमीर देव को ही माना जाता है। हमीर देव के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं हमीर महाकाव्य, रचयिता नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो, रचयिता जोधाराज, हमीर हट, रचयिता चंद्रशेखर आदि। सन 1282 ईस्वी में जब उसका राज्याभिषेक हुआ, गुलाम वंश उन्नति के शिखर पर था, किंतु 4 वर्षों के अंदर ही सुल्तान बलबन की मृत्यु हुई और 4 वर्षों के बाद गुलाम वंश की समाप्ति हो गई। हमीर ने इस राजनीतिक परिस्थिति से लाभ उठाकर चारों ओर अपनी शक्ति का प्रसार किया। उसने मालवा के राजा भोज को हराया, मंडलगढ़ के शासक अर्जुन को कर देने के लिए विवश किया। सन 1290 में दिल्ली में गुलाम वंश का स्थान साम्राज्याभिलाषी खिलजी वंश ने लिया और रणथंभौर पर मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गए। जलालुद्दीन खिलजी को विशेष सफलता न मिली। 3-4 वर्ष तक अलाउद्दीन ने भी अपनी नज़र इस पर न डाली, किंतु सन 1300 के आरंभ में जब अलाउद्दीन के सेनापति उलू खां की सेना गुजरात की विजय के बाद दिल्ली लौट रही थी, मंगोल सैनिकों ने मोहम्मद शाह के नेतृत्व में विद्रोह किया और रणथंभौर में शरण ली। अलाउद्दीन की इस दुर्ग पर पहले से ही नजर थी। हमीर के इस कार्य से वो और कुपित हो गया। अलाउद्दीन को पहले आक्रमण में कुछ सफलता मिली, दूसरे आक्रमण में खिलजी बुरी तरह परास्त हुए, तीसरे आक्रमण में खिलजी सेनापति नुसरत खां मारा गया और मुसलमानों को घेरा उठाना पड़ा। चौथे आक्रमण में स्वयं अलाउद्दीन ने अपने विशाल सेना का नेतृत्व किया। धन और राज्य के लोभ से हमीर के अनेक आदमी अलाउद्दीन से जा मिले, किंतु हमीर ने शरणागत मोहम्मद शाह को खिलजियों के हाथों में सौंपना स्वीकृत न किया। इस युद्ध में हमीर देव की पत्नी रानी रंगा देवी ने रणथंभौर दुर्ग स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया था, जो कि राजस्थान का प्रथम जौहर था। वीर हमीर ने भी दुर्ग का द्वार खोलकर शत्रु से लोहा लिया और अपनी आन अपने हट पर प्राण न्योछावर किए। इब्राहिम शाह शर्की। इब्राहिम शाह शर्की जौनपुर के शर्की वंश का सबसे योग्य शासक था। उसने 1402 से 1440 ईस्वी तक राज्य किया था। मलिक करनफूल मुबारक शाह की मृत्यु के बाद 1402 ईस्वी में इब्राहिम शमसुद्दीन इब्राहिम शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा। प्रमुख तथ्य: इब्राहिम शाह शर्की के काल में स्वतंत्र राज्य हो गया। राजनीतिक उपलब्धि के क्षेत्र में शून्य रहते हुए भी सांस्कृतिक दृष्टि से उसका समय काफी महत्वपूर्ण रहा। इसके समय में जौनपुर एक महान सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। इब्राहिम शाह शर्की हिंदू धर्म के प्रति काफी सहिष्णु था तथा उसने हिंदुओं को संरक्षण भी दिया था। उसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में जौनपुर व शर्की शैली का जन्मदाता माना जाता है। इब्राहिम शाह ने जामा मस्जिद एवं बड़ी मस्जिद का निर्माण प्रारंभ कराया। इसे हुसैन शाह ने पूरा किया। अपनी सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया। हुसैन शाह शर्की के काल में बहलोल लोदी ने जौनपुर को 1483-84 ईस्वी दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। लगभग 1440 ईस्वी में इब्राहिम शाह की मृत्यु हो गई। वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरढोणे गांव में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले फड़के भारत के पहले क्रांतिकारी थे। प्रमुख तथ्य: उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद आजादी के महासमर की पहली चिंगारी जलाई थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनके पिता चाहते थे कि वो एक दुकान पर काम करें, लेकिन उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और मुंबई आ गए। उन्होंने जंगल में एक अभ्यास स्थल बनाया, जहां ज्योतिबा फुले और लोकमान्य तिलक भी उनके साथी थे।
यहाँ लोगों को हथियार चलाने का अभ्यास कराया जाता था। 1871 में उनको सूचना मिली कि उनकी मां की तबीयत खराब है। उन दिनों वो अंग्रेजों की एक कंपनी में काम कर रहे थे। वो अवकाश मांगने गए लेकिन नहीं मिला। अवकाश नहीं मिलने के बाद भी फड़के अपने गांव चले गए, लेकिन तब तक मां की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना ने उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर दिया। फड़के ने नौकरी छोड़ दी। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की तैयारी करने लगे। उन्हें आदिवासियों की सेना संगठित करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर विचार विमर्श किया और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। पृष्ठ संख्या 72। महाराष्ट्र की कोली, भील तथा धांगड़ जातियों को एकत्र कर उन्होंने रामोशी नाम का क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। अपने इस मुक्ति संग्राम के लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होंने धनी अंग्रेज साहूकारों को लूटा। 1879 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव फड़के का प्रभाव फैल चुका था। उनकी गतिविधि से अंग्रेज अफसर डर गए थे। अंग्रेज सरकार ने वासुदेव फड़के को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर ₹50,000 का इनाम घोषित किया, किंतु दूसरे ही दिन मुंबई नगर में वासुदेव के हस्ताक्षर से इश्तिहार लगा दिए गए कि जो अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सिर काट कर लाएगा उसे ₹75,000 का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेज अफसर इससे और भी बौखला गए। अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए। 20 जुलाई 1879 को फड़के बीमारी की हालत में एक मंदिर में आराम कर रहे थे। उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और कालापानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। 17 फरवरी 1883 को कालापानी की सजा काटते हुए जेल के अंदर ही देश का वीर सपूत शहीद हो गया। उधम सिंह। सरदार उधम सिंह का नाम भारत की आजादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी के रूप में दर्ज है। उनका असली नाम शेर सिंह था और कहा जाता है कि वर्ष 1933 में उन्होंने पासपोर्ट बनाने के लिए उधम सिंह नाम अपनाया। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। कम उम्र में ही माता पिता का साया उठ जाने से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। लेकिन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने का फैसला किया और अपनी जिंदगी आजादी की जंग के नाम कर दी। उस वक्त वे मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके थे। प्रमुख तथ्य: आजादी की इस लड़ाई में वे गदर पार्टी से जुड़े और उस वजह से बाद में उन्हें 5 वर्ष की जेल की सजा भी हुई। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला और पासपोर्ट बनाकर विदेश चले गए। लाहौर जेल में उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। उधम सिंह भी किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक चल रही थी, जहां वो भी पहुंचे और उनके साथ एक किताब भी थी। इस किताब में पन्नों को काटकर एक बंदूक रखी हुई थी। इस बैठक के खत्म होने पर उधम सिंह ने किताब से बंदूक निकाली और माइकल ओडवायर पर फायर कर दिया। ओडवायर को 2 गोलियां लगीं और पंजाब के इस पूर्व गवर्नर की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलाने के बाद भी उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की और गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिटेन में ही उन पर मुकदमा चला और 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। बता दें कि माइकल ओडायर वो शख्स नहीं है जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। पृष्ठ संख्या 73।